सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? मुझे बताना, सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि मियो की डेथ हो जाती है, जो कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा। और तभी हायाकिमारू नई जर्नी पर निकल जाता है मियो के मरने के सबको दफनाने के बाद। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डोरोरो को झाड़ियों के पीछे से अजीब सी आवाजें आ रही थी, तो इस चीज से परेशान होकर वह चारों तरफ पत्थर फेंकने लगता है। तभी उसको ऊपर एक जाल दिखाई देता है। जैसे उसकी नजरें वहां पर जाती हैं, उसे बहुत बड़ा स्पाइडर नजर आता है। हायाकिमारू तो देखते ही उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन एक ही स्लैश में वो उसके जाल को काट देता है, जिसके अंदर एक आदमी बाहर आता है और अब वो पागल हो चुका था। फिर हायाकिमारू फ्लिप मार कर मॉन्स्टर के ऊपर स्लैश अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक्स को रोककर स्पाइडर हायाकिमारू को ही अपनी जाल की मदद से पेड़ में बांधकर भाग जाता है। फिर जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गाँव नजर आता है। डोरोरो सजेस्ट करता है कि हमें आज रात यहीं बितानी चाहिए, और फिर मॉन्स्टर अपनी रिकवरी के लिए भी यही जगह चुनता है। और जब वो दोनों गाँव के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अंदर जाने के लिए उन्हें एक पास की जरूरत पड़ेगी, और वो वहां उन्हें गार्ड बताता है कि आजकल गांव में बहुत सारी किडनैपिंग हो रही है। अगली सुबह एक विलेजर को रोड के साइड पर एक लड़की मिलती है, मगर वो तो उस आदमी को धक्का मारकर ही डरने का नाटक करने लगती है। जब विलेजर देखता है कि यह लड़की बीमार है, तो वह उसे घर में इन्वाइट करता है और साथ ही उसे खाना भी ऑफर करता है। मगर वो लड़की यह सोचकर खुश हो रही थी कि उसके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है इस बंदे को सारी की सारी लाइफ एनर्जी चूसने का। घर पहुंचने के बाद जब वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मेरा नाम इचिरो है, और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम भी क्या है, ये भी बता दो मुझे। जिसके बाद वो कहती है कि मेरे पास कोई नाम नहीं है, तुम्हें क्या करना है मेरे नाम से। लेकिन वो बंदा उसे एक नाम दे देता है, वो कहता है ओहारो। फिर खाना बनाने के बाद जैसे वो उसको एक बॉल में राइस निकाल कर देता है, तो उसे खाकर ओहारो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, क्योंकि उसने इतना टेस्टी खाना काफी समय से नहीं खाया था। इचिरो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से हो, मगर उसको जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहती है अपने काम से मतलब रखो। साथ ही वो यह भी कहती है कि जैसे ही मैं अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिकवर कर लेती हूँ, मैं तुम्हारे इस घटिया से घर में कभी नहीं रहूंगी। तो फिर इचिरो बुरा ना मानते हुए अपने काम पर चला जाता है। और फिर जब रात में इचिरो घर लौटता है, तब वो देखता है कि ओहारो की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया है दिन भर में। उसकी नजरें कॉकरोच पर पड़ती है और वो आराम से उठाकर उसे खिड़की के बाहर छोड़ देता है। अब यह चीज ओहारो को काफी ज्यादा अजीब लगती है, इसलिए वह पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके जवाब में इचिरो उसे बताता है कि हर किसी की जिंदगी कीमती होती है, और उसकी इन बातों से ओहारो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और कहती है कि आज तक तुम्हारे जैसा अनोखे इंसान से मैं कभी नहीं मिली। रात में जब उसे भूख लगती है, तब वह इचिरो को खाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर जैसे ही उसकी नजर चावल पर पड़ती है, तो उसे याद आता है कि उसने अपना खाना पूरा खत्म नहीं किया है। इसलिए वह फिर से चावल खाकर सो जाती है और सोचती है कि इचिरो स्पेशल ह्यूमन है, इसलिए इसके बारे में सब कुछ जानना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। सुबह होने तक डोरोरो काफी ज्यादा थक जाता है, क्योंकि वह पूरी रात से दोनों गाँव में स्पाइडर को ढूंढ रहे थे। फिर जब कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि गाँव के बाहर एक और बंदा लापता हो चुका है, तो डोरोरो को यह चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि गाँव में उन्हें एक भी मॉन्स्टर का नामो निशान नहीं मिला था। रात में इचिरो देखता है कि ओहारो की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। वह बताता है कि उनके गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है, अगर उन्हें इस गांव से बाहर जाना है तो उनके पास ट्रेवलर्स का पास होना चाहिए, लेकिन यह जरूरी है। लेकिन ओहारो के पास भी ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं था, इसलिए इचिरो उसे डंकी मारकर ले जाने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे हीरोज घास खाकर अपना पेट भरते हुए दिखाए जाते हैं। डोरोरो के मन में यह तो काफी ख्याल आ रहा था कि अगर वो इसी गाँव में रहते हैं तो उन्हें भूखा मरना तय करना पड़ेगा। सेम टाइम पर इचिरो और ओहारो गाँव के सीक्रेट रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, मगर जैसे ही वो दोनों हायाकिमारू और डोरोरो से टकराते हैं, तो ओहारो उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि क्या तुम दोनों मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो। जिससे डोरोरो को यह पता चल जाता है कि यह लड़की वही स्पाइडर डीमन है, और इसी की वजह से गांव वाले गायब हो रहे हैं। इसलिए फिर वह हायाकिमारू उस डीमन को खत्म करने के लिए कहता है, मगर तभी इचिरो सामने आकर उन्हें बताता है कि गाँव का किडनैपर असल में मैं हूँ। तभी पीछे से विलेजर्स के गार्ड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इचिरो को किडनैपिंग के जुर्म में जान से मारने की धमकी देते हैं। डोरोरो कहता है कि उसने किडनैपर को पहले ढूंढा है, इसलिए उसे इनाम मिलना चाहिए, मगर तभी लीडर रिवील करता है कि किडनैपर के ऊपर असल में कोई इनाम था ही नहीं, ये तो बस क्रिमिनल को सामने लाने के लिए स्कैम था। फिर जैसे ही वो अपने सोल्जर्स को कैप्चर करने के लिए ऑर्डर देता है, तो फिर ओहारो अपने वेब से उन्हें फंसाकर बॉडी में सारा का सारा लाइफ फोर्स चूस लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर रेड सोल दोबारा से ग्लो करने लगती है। और यह चीज हायाकिमारू नोटिस कर लेता है और तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर ओहारो तो उसे जाल में फंसाकर साथ ही साथ भाग जाती है। मगर जैसे ही डोरोरो हायाकिमारू को फ्री करता है, तो वो तुरंत ही ओहारो के पीछे निकल जाता है और गार्ड भी सीटी बजाकर अपने बैग को बुलाने के लिए कहता है। जल्दी भागने के चक्कर में ओहारो एक पहाड़ से अपने वेब लगाकर दोनों ऊपर की ओर चले जाते हैं, और इचिरो समझ गया था कि ओहारा की स्ट्रेंथ अब दोबारा से लौट आई, और फिर वह कहने लगता है कि शायद अब मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हो चुका हूँ। मगर ओहारा उसके जवाब में कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और अब की जब इचिरो उससे पूछता है कि लोगों का लाइफ फोर्स चूसने के बाद क्या तुम उन्हें जान से मार देती हो, जिसके जवाब में वह बताती है कि उसकी बॉडी में सिर्फ
लाइफ फोर्स चूसने के बाद उसकी जान नहीं जाती, बस उनकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। इचिरो बिल्कुल यही सुनना चाहता था, इसलिए वह अपने जान उसके हवाले कर देता है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में अकेले जी कर थक चुका था। अब कुछ देर बाद वो लोग सीक्रेट केव से पास पहुंचते हैं। इचिरो उसको बताता है कि इस रास्ते से तुम गाँव के बाहर निकल जाओगे, मगर ओहारा तो उसके साथ ही चलने के लिए कहती है। मगर अब तो इचिरो को हकीकत उसके सामने आ चुकी थी और गाँव में उसे सेफ रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अब उसकी आवाज़ सुनकर इचिरो भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, मगर तभी उसके शरीर में कई सारे तीर आकर लगते हैं। ओहारा नोटिस करता है कि कई सारे सोल्जर्स ने उन्हें ढूंढ लिया है और वो अपनी तरफ काफी गुस्से से उन्हें देख रही है और अपनी तरफ आते वाले तीरों को वो अपने जाल से रोककर सभी सैनिकों को फंसाकर उसमें अपने पास ले आती है और उसकी बॉडी से सारा लाइफ फोर्स चूस लेती है, जिसके बाद बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और फिर जैसे ही वह बाकी बचे हुए सैनिकों को खत्म करने वाली होती है, तभी वहां पर हायाकिमारू आ जाता है और उसके जाल को काट देता है। लेकिन वो जैसे ही अपने पैरों में हमला करता है, ओहारा उसके एक जोरदार पंच लगा देती है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। वह इचिरो से कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब इचिरो देखता है कि हायाकिमारू अपनी हार नहीं मान रहा है, तो वह उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम इसे छोड़ दो, हम दो लोग कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब उसकी यह बात सुनकर हायाकिमारू उन्हें छोड़ने का डिसाइड करता है। अगली सुबह जब वो दोनों यहाँ से जा रहे थे, तब डोरोरो नोटिस करता है कि हायाकिमारू के चेहरे पर स्माइल आ रही है, जिसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद पहाड़ों से ट्रेवल करने के बाद उन्हें दिखाया जाता है। डोरोरो हायाकिमारू से पूछता है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास बोलने की ताकत भी आ चुकी है। और तभी उनकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो अपने कंधे पर एक सुंदर सी लड़की को उठाकर पहाड़ के ऊपर ले जा रहे थे। डोरोरो को तो लगता है कि शायद कोई बारात है ये, और मगर वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि दुल्हन इतनी उदास क्यों है। तभी एक लड़का वुल्फ कॉस्ट्यूम में पहाड़ से उतरकर बारात की तरफ एक तीर मारता है ताकि वो उनको रोक सके, मगर हवा की वजह से उसका तीर उड़ जाता है। लेकिन इससे पहले वो दोबारा तीर चला पाता, डोरोरो सामने आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे रहते तुम उस खूबसूरत दुल्हन को नहीं मार सकते। जिसके जवाब में वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वो लड़की मेरी बहन है और आज उसकी शादी एक मॉन्स्टर के साथ होने वाली है। अब उसकी यह बात सुनकर डोरोरो कहता है कि तुम अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम साथ तुम्हारा देंगे। मेरा दोस्त हायाकिमारू किसी भी मॉन्स्टर को जान से मार सकता है। फिर कुछ देर बाद वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां पर वो लड़का सारू उन दोनों को अपने गांव के ऊपर मंडराते हुए काले बादल को दिखाता है। वह बताता है कि यह सब नाकामारू मॉन्स्टर की वजह से हो रहा है। वो हर दिन आकर गांव वालों को खाया करता था, इसलिए गांव वालों को बचाने के लिए गांव के पीछे ने एक आइडिया लगाया कि हर महीने वो एक लड़की को ऑफर करेगा उस मॉन्स्टर के लिए और उनका गांव सुरक्षित रहेगा। इससे डोरोरो को यह सब बकवास लगता है। वह कहता है कि आखिर सिर्फ लड़कियों को ही क्यों ऑफर दिया जाता है, मगर इसके बारे में तो सारू को कोई भी आइडिया नहीं था और डोरोरो तो इस मामले को सारू के साथ स्कैम करने की सोचता है। वो कहता है कि हम तुम्हारी बहन को बचा तो लेंगे, मगर यह चीज फ्री नहीं होगा। तो सारू उसको वार्म्स देता है और एक छोटा सा गोल्ड पीस भी देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो सोचने लगता है कि इसको बेचकर तुम अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास। और सारू कहता है कि अगर तुम लोग मेरी बहन बचा लेते हो तो मेरे पास और भी ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। जिसको सुनकर डोरोरो भी राजी हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब ट्रैवलर्स उस लड़की को छोड़कर आते हैं, तब डोरोरो और सारू वहां जाकर गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं। फिर सारू तुरंत जाकर अपनी बहन को बचाने के लिए उसके हाथ खोलने लगता है, मगर उसकी बहन तो यहाँ से जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो मॉन्स्टर सारे गाँव वालों को खा जाएगा। सारू कहता है कि पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि मेरी लाइफ इंपॉर्टेंस नहीं है गाँव वालों के मुकाबले। तभी डोरोरो वहां आकर उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उस मॉन्स्टर को जान से मार देंगे। हायाकिमारू भी अपनी तलवार निकालकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी काले बादल उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और सबसे पहले वो मॉन्स्टर बाहर बैठे गार्ड्स को खाता है। फिर जैसे ही डोरोरो मॉन्स्टर का रोड सुनता है तो वह हायाकिमारू को बताता है कि मॉन्स्टर बादलों के ऊपर है, मगर हायाकिमारू कुछ भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो बादल मॉन्स्टर के ऑरा से बना हुआ था, जिसकी वजह से वो रेड नजर आ रहा था उसको। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मॉन्स्टर सेंटीपीड आकर सारू को खाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उसको बचाने के लिए उसकी सिस्टर उसको खुद हटाकर सामने कूद जाती है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर डोरोरो भी सोचने लगता है कि क्या इसके खिलाफ कोई भी जीत सकता है। और फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर दोबारा उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है तो डोरोरो हायाकिमारू को वार्न करता है, मगर इससे तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। लकीली वहां गर्म पानी का झरना फूट जाता है, जिसकी वजह से बादल में छेद हो जाता है और सूरज की रोशनी की गिरने की वजह से वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है और काले बादल भी गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन के मरने की वजह से सारू काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि
क्योंकि अब उसकी बहन दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी उससे। फिर तो डोरोरो उसे घर तक फॉलो करने का डिसाइड करता है और यह चीज़ देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि इतना छोटा होने के बावजूद भी वो यहाँ पहाड़ों में रहता है। सारू उसको बताता है कि वो हमेशा से यहाँ अकेले ही रहता था, मगर अब उन दोनों ने बदला लेने का सोच लिया था। वहीं बात करें हायाकिमारू की तो वो इस सिचुएशन में यूजलेस हो चुका था, क्योंकि वो तो उस मॉन्स्टर को देख ही नहीं पा रहा था। तभी वो रियलाइज करता है कि अब उस मॉन्स्टर का साइज बढ़ चुका है, मतलब उस बादल का, और आसमान से शेष गिरने लगते हैं। जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ शेष नहीं है बल्कि उस मॉन्स्टर की चमड़ी है, जिसका मतलब अब वो मॉन्स्टर साइज में और भी बड़ा हो रहा है। और अब तो सारू को भी ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब उस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा पाएंगे, मगर डोरोरो उसको बताता है कि तुमने देखा नहीं, मॉन्स्टर की कमजोरी सनलाइट है। और अगले दिन डोरोरो खुद एक दुल्हन बनकर पहाड़ पर बैठ जाता है, मगर वो मॉन्स्टर जैसे ही उसको देखता है तो उसके पास चला आता है उसे खाने के लिए। तब वो दौड़कर अटैक्स को डॉज करने लगता है, और लेकिन वो दोबारा ध्यान खींचने के लिए उस गड्ढे के बाहर आ जाता है, मगर इस दौरान उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। बट वो लकीली वक्त रहते गड्ढे में फिर से घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारू भी मॉन्स्टर का आने का इंतजार करने लगता है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है एक फ्लेमिंग एरो पहाड़ के गैस चैम्बर में अंदर फेंक देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और उसके फ्लेम्स मॉन्स्टर को जलाने लगते हैं। मगर इससे पहले कि काले बादल हट पाते, वो मॉन्स्टर अपने ऊपर की आग बुझाकर दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर ब्लैक स्मोक निकलता है और फिर से पूरे एरिया को ढक लेता है। फिर उन दोनों को कॉर्नर करके उन्हें जान से मारने के लिए वो मॉन्स्टर जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वहाँ हायाकिमारू आ जाता है और एक पत्थर मारकर उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और साथ ही उसके ऊपर कई सारे एरोस के अटैक भी करता है, लेकिन उसका फायदा कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो फिर से अपनी तलवार निकालकर उसके फेस पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे घायल होकर वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। मगर भी वो जिंदा था, मगर वो अपने टेंटिकल हायाकिमारू की तरफ अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर हायाकिमारू दूर जा गिरता है। तभी डोरोरो एक आइडिया आता है और वो रस्सी लेकर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है और तुरंत अपने आप को उस मॉन्स्टर के साथ अपनी रस्सी के सहारे बांध देता है और चिल्ला कर हायाकिमारू के उस मॉन्स्टर का लोकेशन बताता है। मगर हायाकिमारू को अपने से दूर करने के लिए आसपास की चट्टानों से वो टकराने लगता है, जिसकी वजह से डोरोरो भी कुछ देर में बेहोश हो जाता है और फिर हायाकिमारू भी इस बात पर दोबारा से चिल्लाने लगता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर के ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसकी टेंटिकल की मदद से वो मॉन्स्टर हायाकिमारू पर कई सारे अटैक्स करता है और फिर उसको हवा में उछाल देता है, और फिर जैसे ही हायाकिमारू को ऊपर खाने के लिए वो बढ़ता है तभी डोरोरो होश में आ जाता है और फिर अपनी आवाज़ हायाकिमारू से गाइड करने लगता है। तो फिर से हायाकिमारू सीधे आकर उस मॉन्स्टर की आंख में मार देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर फाइनली बादलों में बाहर आ गया था और सनलाइट उसकी बॉडी पर जैसे ही पड़ती है वो उसकी बॉडी जलाना शुरू कर देती है। तभी हायाकिमारू उसके मुंह के अंदर जाकर उसको अंदर से काटना शुरू कर देता है। फिर कुछ ही देर में उसकी पूरी बॉडी जलकर राख हो जाती है और फिर मॉन्स्टर को खत्म होने से डोरोरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो दोनों जैसे ही पहाड़ से आसमान में लेक में गिर जाते हैं तभी वहाँ पर वो लोग लेक में गिर जाते हैं और फिर कुछ देर बाद सारू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर वो लोग देखते हैं कि लेक के अंदर उसकी बहन भी है। वो नोटिस करता है कि अब भी वो जिंदा है। अपनी बहन को दोबारा से पाकर सारू काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। तभी हायाकिमारू की बॉडी हील होने लगती है और उसका नोज भी पानी में गिर जाता है, जो कि उसका नकली नोज था, जिसका मतलब था कि हायाकिमारू अब फाइनली समाज में अपनी नाक उठाकर चल सकता था। और फिर कुछ देर बाद सारू डोरोरो को वो गोल्ड देता है जिसका उसने वादा किया था। मगर जैसे ही डोरोरो अपने हाथ को पकड़ता है वो दोनों रियलाइज करते हैं कि बचा हुआ जो गोल्ड है वो गोल्ड नहीं, सड़ा हुआ खाना है। वो कहता है तभी उसकी बहन उन्हें थैंक यू बोलने के लिए एक फ्लावर देती है। फिर भी जब वो दोनों पहाड़ से जा रहे थे तब हायाकिमारू उस फ्लावर को स्मेल करने लगता है। फाइनली डोरोरो उसका नाम लेता है और हायाकिमारू भी डोरोरो का नाम लेता है। यह चीज़ सुनकर डोरोरो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, मगर साथ ही साथ अब वो खुश भी था, क्योंकि अब धीरे धीरे हायाकिमारू पूरी तरीके से इंसान बन रहा था। और दोस्तों इसी के साथ इस एनीमे को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, यह पार्ट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एनीमे का अगला पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट में ज़रूर नेक्स्ट पार्ट लिखना, और हाँ, जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।